चलिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा, और फिर आज हम देखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के न्यूमैन प्रोजेक्शन के ही बारे में। तो मैं यहाँ आपसे बातचीत करूँगा कि राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट न्यूमैन NEWMANN न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। इसका मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करूंगा और इसके एनर्जी डायग्राम के भी बारे में बातचीत करूंगा और स्टेबिलिटी के भी बारे में बातचीत करूंगा, तीनों के बारे में बातचीत करूंगा। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इथेन 1,2-डाइक्लोरोइथेन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे CH2Cl, ये CH2Cl मिलेंगे, ये 1 मिलेंगे और ये 2 मिलेंगे। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे फर्स्ट पॉइंट हैं इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ CHH, ये H, C के साथ इधर ClH और H लिखेंगे, बट एक्चुअली ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके रियल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर बनाओगे तो आप कहेंगे कि इसका रियल स्ट्रक्चर में एंगल 10928 मिलेंगे, जो एक्चुअली यहाँ पे एंगल नहीं है ड्यू टू इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ जो इनका एंगल मिलेगा 10928 मिनट, बट एक्चुअली हम देखेंगे तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है। इस कारण बस ये रियल स्ट्रक्चर है नहीं। जब हम इसका रियल स्ट्रक्चर देखते हैं तो रियल स्ट्रक्चर में अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को के बारे में अगर देखेंगे Cl मिलेंगे, इस साइड H मिलेंगे, और इस साइड आप कहेंगे इस पॉइंट पे Cl, ये H मिलेंगे और यहाँ भी H मिलेंगे और ये इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं यहां से देखूंगा, इसको अगर देखूंगा तो ये तुम्हारे अप दिखेंगे और ये भी तुम्हारे अप दिखेंगे, और इसमें टॉर्शनल स्टेन है इस बाउंड में और इस बाउंड में टॉर्शनल स्टेन है। और जब टॉर्शनल स्टेन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन आएगा, और रिपल्सन आने के बाद मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स मूव करेगा। तो ध्यान देना, जब इस एंगल में और इस एंगल में यहाँ पे बाउंड में रोटेशन होगा तो ये जो पूरा पार्ट है, ये थोड़ा सा सुनना, इस पार्ट को मैं रोटेट करा दूंगा। ध्यान देना, इसको जब हम रोटेट कराएंगे 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो यहां जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा, ये फ्रंट कार्बन Cl, यहां पे कहेंगे H मिलेंगे, और इसका 180 डिग्री नीचे जब एंगल देखोगे तो ये कंप्लीटली नीचे आ जाएंगे। आप कहना कि Cl इस पॉइंट पे आ जाएंगे और इस H का 180 डिग्री एंगल डायरेक्ट इस साइड आएगा। आप कहेंगे ये H मिलेंगे, और यहां पे कहेंगे कि इसका 180 एंगल इधर मिलेंगे, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान देना, जब यहां से देखते हो तो इसके पैरेलल ये दिखेगा, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा। और इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो क्लोरीन एक ऊपर है एक नीचे है, आप कहेंगे कि ये एंटी होगा, या आप कहेंगे इसको स्टैगर्ड फॉर्म में कहेंगे, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। और इसी का जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ध्यान देना, न्यूमैन प्रोजेक्शन जब सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्शन जब सॉल्व करेंगे
तो सुनोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस कार्बन को अगर मैं फ्रंट कार्बन मान लूं तो ये ऊपर वाला फ्रंट कार्बन, इसके अप डायरेक्शन में Cl है, इस साइड आपका H है, तो यहां H देंगे, यहां पे H। ध्यान दोगे जब हम इस साइड से देखते हैं तो इसके जस्ट पैरेलल यहां पे दिखाएंगे, जो बैक साइड वाला होगा अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो यहां पे कहेंगे Cl मिलेंगे, ये H और ये H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इसको जब मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये मूव करके आगे आएंगे, और आगे आएंगे तो फ्रंट कार्बन को मैंने कांस्टेंट रखा, बैक को घुमाया तो फ्रंट वाला यहां पे Cl मिलेगा, H मिलेगा, H। जब ये बाहर आएगा तो ये Cl दिखने लगेगा बॉन्ड, ये घुमा तो इसके साथ ये भी घूमेगा, ये भी, तो यहां पे कहेंगे H और ये H मिलेंगे। ध्यान देना ये 0 डिग्री है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये 60 डिग्री आया। इसको 60 डिग्री फिर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाया, 60 डिग्री रोटेट कराया ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये Cl घूम करके H के नीचे चला जाएगा, Cl मूव करेगा और H के नीचे जाएगा। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे यहां जो एक स्ट्रक्चर बनने वाला होगा, एक Cl होगा, H होगा, यहां पे कहेंगे H, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे Cl, ये H और ये H। ध्यान देना मैंने स्टार्टिंग में Cl और Cl के बीच 0 डिग्री एंगल लिया, यहां देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री पे है, Cl और Cl के बीच का एंगल 120 डिग्री। फिर से इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो यहां रोटेट कराने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। फ्रंट वाला को कांस्टेंट रखना, ये फ्रंट वाला, इसको कांस्टेंट, बैक वाले को रोटेट कराना, तो यहां पे कहोगे कि Cl मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, इधर Cl मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसको मैं फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता हूं, यहां पे हम कहेंगे इसको 60 डिग्री रोटेट कराया, रोटेट कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां जो अब स्ट्रक्चर मिलेगा Cl HH, यहां पे कहना Cl, यहां पे Cl, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। इसको फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट कराते हो, इसको 60 डिग्री रोटेट कराते हो तो आप कहोगे कि यहां एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां आप कहना Cl HH, यहां Cl, यहां पे कहोगे H और ये H। अब फिर से जैसे ही इसको आप 60 डिग्री रोटेट कराओगे, यहां से 60 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये फिर 0 डिग्री एंगल पे आ जाएंगे। ध्यान देना, इसको मैंने ऊपर वाले को साफ कर दिया, तो यहां पे कहना कि ये Cl, ये H, ये H मिलेंगे, और यहां पे कहना कि Cl, ये H और H मिलेंगे। सुनोगे यहां पे पहले 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री पे आया, उसके बाद कहोगे कि यहां पे 180 आया, 180 में 60 और ऐड करना, तो ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखोगे, और यहां पे देखोगे 300 डिग्री पे गया, और यहां क्लॉकवाइज देखोगे तो घूमते घूमते 360 आ गया, और 360 डिग्री मीन्स 0 डिग्री कहेंगे। मीन्स ये तुम्हारा, अगर मैं इसको देखूं तो ये 0 डिग्री है, अगर मैं इधर से देखूंगा, इधर से घूमते घूमते यहां गया तो ये 360 डिग्री, और ऐसे अगर देखेंगे तो ये 0 डिग्री भी है। तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री 60 डिग्री कहूं, ध्यान देना यहां आप कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 300 डिग्री पे है, और यहां एंटी में अगर मैं बातचीत करूं, एंटी में तो आप कहेंगे ये 60 डिग्री है, ये क्लॉक में 240 डिग्री है, और यहां पे कहोगे एंटी में तो आप कहना 120 डिग्री, यहां पे कहोगे
क्लॉक में देखूं या एंटी में देखूं, दोनों सेम ही मिलेंगे। क्लॉक में भी 180 डिग्री पे है और एंटी के बारे में बातचीत करेंगे तो 180 डिग्री पे है ये दोनों क्लोरीन। यहां पे देखना, यहां जब हम बातचीत करेंगे तो क्लॉक में 120 डिग्री क्लॉक में और यहां पे अगर मैं एंटी में के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे 240 डिग्री, यहां पे कहेंगे 240 डिग्री। यहां देखना क्लॉक में 60 डिग्री, बट एंटी में अगर मैं देखूंगा तो ये 300 डिग्री, क्लॉक में 60 और एंटी के बारे में बातचीत करूं तो ये आप कहेंगे 300 डिग्री पे आएंगे। और यहां देखो क्लॉक में भी 0 और एंटी क्लॉक में भी आपको 0 मिलेंगे, एंटी क्लॉक में भी आपको 0 डिग्री मिलेंगे। अब सुनना मैं आपको बोले हैं, हम आपको बोले हैं जहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी आपका कम मिलेगा। जहां जिस पोजीशन पे टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा उस पोजीशन पे स्टेबिलिटी कम मिलेगा। तो ध्यान देना, इस पूरे कंपाउंड का पहले मैं नेम लिख लेता हूं। ध्यान देना, इस पूरे कंपाउंड का जो नाम है ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल इक्लिप्स्ड। इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसका नाम गाउच होगा। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड होगा, इक्लिप्स्ड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये एंटी होगा, दोनों सीएल अपोजिट एंटी। बट ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये भी तुम्हारा पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा। यहां मैं लिख ही देता हूं, पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा। और इसके बारे में बातचीत करूं 60 डिग्री एंगल पे है तो इसको आप कहेंगे गाउच, गाउच या इसको स्क्यू फॉर्म कहेंगे। और इसका जो नाम है आप कहेंगे ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, फुल्ली ECLIP, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब ध्यान देना, इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा। यहां जब हम स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो यहां दोनों टॉर्शनल स्ट्रेन एक साथ है। यहां पे टॉर्शनल थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, यहां टॉर्शनल स्ट्रेन आ गया छोटा के साथ, बट यहां देखो टॉर्शनल स्ट्रेन जस्ट अपोजिट है। तो इस कंडीशन में अगर हम बातचीत करें टॉर्शनल स्ट्रेन के बारे में तो सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगा ए में। मतलब अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एंटी का होगा, क्योंकि यहां इस मॉलिक्यूल्स में अगर मैं बातचीत करूं तो लोन पेयर के साथ वेंडरवाल रिपल्सन है और यहां देखो वेंडरवाल रिपल्सन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो उस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूंगा, यहां पे मैं स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप कहेंगे यहां जो स्टेबिलिटी मिलेंगे, ध्यान देना, यहां जो स्टेबिलिटी मिलेंगे तो इस स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान देना, यहां जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं इस पॉइंट पे स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा एंटी का। एंटी के बाद अगर हम बातचीत करूंगा तो स्टेबिलिटी होगा गाउच का, गाउच का, एंटी गाउच। उसके बाद आप कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLIP, इक्लिप्स्ड। उसके बाद आप कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, आप कहेंगे फुल्ली ECLIP एसिडी। ध्यान देना, यहां इस दोनों के बीच टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है और इस यहां पे भी टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, तो ये दोनों मोर स्टेबल है कंपेयर्ड इस दोनों के रिस्पेक्ट। तो ये एंटी है, एंटी के बाद गॉच, एंटी के बाद गॉच। अब ध्यान देना, इस दोनों क्लोरीन के बाद बीच लोन पेयर के कार वेंडरवाल रिपल्सन है और यहां पे देखेंगे तो वेंडरवाल रिपल्सन दूर चला गया। तो जहां रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां रिपल्सन कम होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। सो एंटी की स्टेबिलिटी ज्यादा, गाउच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब मैं सारे के एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा। एंगल ध्यान देना, ये जो है 0 डिग्री 0 डिग्री, एंटी जब भी होगा
ध्यान देना, क्लॉक में भी 0 और क्लॉक एंटी, ध्यान देना क्लॉक में 360 डिग्री और 0 डिग्री, 0 डिग्री कहूं या 360, 0 डिग्री कहूं या 360, मीनिंग सेम। तो आप कहेंगे 0 डिग्री और 360 डिग्री। ध्यान देना गॉच गॉच में आप कहेंगे 60 डिग्री होगा या आप कहेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री। उसके बाद आप कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, तो पार्शियली इक्लिप्स्ड में होगा 120 डिग्री या नहीं तो कहेंगे 240 डिग्री पे मिलेंगे। और फुल्ली इक्लिप्स्ड में आप कहेंगे कि दोनों कंडीशन में 180 मीनिंग सेम। तो यहां एंगल ऑफ रोटेशन और स्टेबिलिटी के बारे में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एनर्जी लेवल का वैल्यू 4 मिलेंगे और ये 4 को आपको डिसाइड करनी है। 4 को कैसे डिसाइड करेंगे तो सुनना, यहां मैं एनर्जी लेवल एनर्जी बैरियर के फॉर्म में लिख रहा हूं, सुनोगे? ध्यान देना, यहां 4 स्टेबिलिटी होगा तो इसको मैंने माना यहां पे 0 डिग्री, आप कहेंगे ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, यहां 240 डिग्री, यहां पे कहेंगे 300 और यहां बातचीत करूं तो 360 डिग्री। ध्यान दोगे, इधर से ये हुआ, बट इस साइड से जब चलोगे तो यहां 0 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, यहां 120 डिग्री होगा, यहां कहोगे 180 डिग्री होगा, यहां पे कहेंगे 240 डिग्री, ये 300 और 300 के बाद यहां पे कहेंगे 360 डिग्री पे आकर के रुकेंगे। तो ध्यान देना, यहां जब ये 4 टाइप के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर अगर मिल रहे हैं तो आप कहोगे कि यहां 4 एनर्जी का बैरियर होगा, ये होगा, यहां पे कहोगे ये होगा और यहां पे आप कहेंगे ये होगा। सुनना, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एंटी का, सबसे ज्यादा एंटी मींस आप कहेंगे 180 डिग्री। एंटी जो है तुम्हारा, सुनना बेटा, ये एंटी है 180 डिग्री। फुल्ली इक्लिप्स्ड आपको मिलेंगे, ध्यान देना, फुल्ली इक्लिप्स्ड आप कहेंगे 0 डिग्री या आप कहेंगे 360 डिग्री। और एंटी के बारे में बातचीत करूंगा तो 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो सुनना, अगर एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मींस कहेंगे 180 डिग्री पे एंटी मोर स्टेबल होगा। ध्यान देना, एंटी के बाद गॉच, ध्यान देना, गॉच जो है 60 डिग्री पे, तो इसके बाद जो सेकेंड बैरियर होगा 60 डिग्री। थर्ड देखना पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड है 120, तो आप कहेंगे यहां 60 डिग्री और 300 डिग्री का मीनिंग सेम ही होगा, तो यहां पे कहेंगे ये ऐसा होगा। ध्यान देना, एंटी 180 पे है, गॉच 60 डिग्री, सेकेंड जो एनर्जी इससे थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होगा 16 या 300, दोनों का मीनिंग सेम। अब सुनना, पार्शियली इक्लिप्स्ड के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि इसका बैरियर थर्ड में होगा, थर्ड में यहां 1 और आप कहेंगे 240, ये दोनों का वैल्यू ऐसा होगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि यहां पे 0 डिग्री और यहां पे अगर आप बातचीत करेंगे तो ये 360 डिग्री, ये मीनिंग सेम ही होगा, इसका एनर्जी लेवल सेम होगा। अब सुनोगे, जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इधर से आते हुए ये फिर इधर चले जाएंगे इस टाइप से। तो ध्यान देना, इस पॉइंट को हम कहेंगे एंटी है, ये एंटी वाला पोजीशन है ये पोजीशन एंटी। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारे गॉच कहलाएंगे, ये गॉच पार्ट। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये भी आपका गॉच ही होगा। मैं इस दोनों के बारे में बातचीत करूंगा तो ये तुम्हारे पार्शियली इक्लिप्स्ड होंगे, पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLI, ये दोनों मैं यहां इसको भी कह रहा हूं
और इसको भी कह रहा हूं पार्शियली इक्लिप्स्ड, और इस पार्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा। ये पार्ट तुम्हारा आप कहना फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, और यहां पे बातचीत करूंगा तो ये भी तुम्हारा पार्ट होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब सुनना, अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं तो अगर मैं इसको कह दूं ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, ये तुम्हारा डी, यहां मैं कह दूं ई, और यहां एफ कह दूं और इसको जी कह दूं, तो ध्यान देना यहां जब हम बातचीत करेंगे तो ए एंड जी आपके सेम मिलेंगे। यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे, ए एंड जी, ये दोनों स्ट्रक्चर ऑलवेज सेम है, ये ऑलवेज सेम, आप कहेंगे सेम। ध्यान देना यहां अगर मैं बी और यहां ई के बाद एफ, बी और एफ, बी एंड एफ यहां पे कहेंगे सेम मिलेंगे। यहां मैं सी और ई के बारे में बातचीत करूंगी तो ये भी सेम मिलेंगे। यहां सी एंड ई ऑल्सो सेम टाइप का ही स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। और इसके जैसा कोई स्ट्रक्चर मिलता नहीं है, तो ई का स्ट्रक्चर इस सारे से डिफर है। तो ध्यान देना यहां 4 बैरियर आया, 1 2 3 और 4। ध्यान देना ए और जी के बारे में बातचीत करूंगा तो इसको हम कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड कहेंगे। इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये तुम्हारे गाउच मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा। और ई के बारे में बातचीत करोगे तो ये दोनों उल्टा है, तो आप इसको एंटी कहोगे, एंटी। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले इतना को लिखो। इतना को लिख लिया। ध्यान देना अभी तक मैंने कॉन्फर्मेशनल आइसोमर को न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखे थे, और अभी हम देखेंगे ओनली कोई भी कंपाउंड अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो उसका स्टेबल कन्फॉर्मेशनल को आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो यहां मैं आपसे कह रहा हूं, हाउ वुड यू डिसाइड, how would you decide stable conformational of compound, conformational of compound and their structure and स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, एंड स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ले लूं फर्स्ट में कि ये तुम्हारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है और इसके बारे में बोल दे इसका स्टेबल न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। तो ध्यान देना अगर मैं इस दोनों कार्बन के बीच बात करूं तो ये फ्रंट होगा ये बैक होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये फ्रंट हो और ये बैक ही हो,
अगर आप इसको फ्रंट मानते हो तो इस फ्रंट को आप पहले इस सर्किल द्वारा अटैच कर दो और इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। आप कोई 2 अल्काइल ग्रुप को इस तरह से लगा लो, इस तरह से, तो इसमें एक हाइड्रोजन होगा और 2 आपका अल्काइल ग्रुप CH3 CH3, ऐसा हुआ। अब ध्यान देना, इसके नीचे जो बैक है उसमें 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। ध्यान देना, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है 1 मिथाइल, तो आप कहेंगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको टॉर्शनल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे रखना है। तो आप कहेंगे कि अगर मैं इस मिथाइल को इधर रखूं, इस मिथाइल को इधर रखूं, तो आप कहेंगे कि CH3CH, यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो। एक स्ट्रक्चर ये हुआ। ऐसा अगर बना लेते हो तो ये आपका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगा। कोई जरूरी नहीं है CH3 को आप इधर ही दो, CH3 को आप इस साइड भी रख सकते हो, मीनिंग सेम ही होगा। तो आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर और मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, यहां पे CH3H। ध्यान देना, CH3 को बिल्कुल यहां पे मत रखना, यहां पे CH3। अब इसको कोई जरूरी नहीं है, आप इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, तो ये CH3 और H मिल जाएंगे। यहां पे ध्यान देना, इस CH3 ये तुम्हारा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल होगा। यहां कहेंगे स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होगा, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होगा। चलो दूसरा देखते हैं। सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो अगर मैं एक ऐसा दे दूं, एक ऐसा दे दिया, इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होगा? तो ध्यान देना, अगर मैं इसको फ्रंट मान लूं, इसको बैक मान लूं, तो इस फ्रंट के साथ ध्यान देना, इस फ्रंट के साथ 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि CH3, यहां पे CH3 और एक H। ध्यान देना, एक, अब ध्यान देना, ये फ्रंट ये बैक, बैक में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक तुम्हारा इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप के बारे में बोला गया है कि इथाइल ग्रुप मोर क्राउडेड है, तो उसको टॉर्शनल स्टेन से हटा करके रखना है। तो टॉर्शनल स्टेन से अगर हटा करके रखोगे तो इसके बैक साइड में एक कार्बन है, उसके साथ इथाइल है, इथाइल दिए, एक H, इस साइड H देंगे, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ध्यान देना, इसके नीचे बैक है और बैक में 2 कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। ध्यान देना, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप कहोगे कि ये तेरा, यहां पे सुनना, थोड़ा सा सुनोगे, यहां अगर हम बातचीत करेंगे तो यहां आप कहना कि ये फ्रंट कार्बन, इधर भी CH3, इस साइड CH3, इस साइड H। कोई जरूरी नहीं है कि C2H5 उसी साइड हो, आप इधर भी लिख सकते हो, और एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन यहां, तो आप कहेंगे ये, तो ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में आप कहेंगे सेम, सेम मिलेंगे, क्योंकि यहां भी देखोगे कहा गया है कि जो बल्की ग्रुप है उसको बल्की ग्रुप से दूर रखोगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये देख, बहुत बड़ा बल्की ग्रुप, इससे दूर रखे, इससे भी दूर, बीच में रखेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको फ्रंट मान लूं, इसको बैक मान लूं, इसको फ्रंट, मैं इसी का दूसरा सेकेंड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो ध्यान देना, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक देखो इथाइल ग्रुप ऐसा लिया, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब ध्यान देना, इसके बैक वाले में ये कार्बन हुआ, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, 2 CH3, तो पहले 2 CH3 को इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना। ध्यान देना, अगर इसको अगर मैं CH3 रखा तो एक CH3 को या इधर रखो या इधर रखो, मीनिंग सेम, तो एक CH3 इधर, एक इधर, ऐसा भी रख सकते हो। नहीं तो दूसरा कहोगे कि अगर ऊपर वाले फ्रंट है, इसमें 2 कार्बन है, तो ऊपर वाला फ्रंट में 2 कार्बन दिए, यहां पे H और यहां पे H। ध्यान देना, इस दोनों में से बल्की ग्रुप जो है उसको एकदम नीचे रखना है, तो दोनों तो सेम है,
पहले एक को नीचे किए CH3, अब इसी में एक CH3 है तो इसमें CH3 इस साइड दिए, कोई जरूरी नहीं है कि उसी साइड हो, CH3H देंगे तो ये दोनों भी सेम होंगे, ये दोनों आपस में सेम कहलाएंगे, और ये दोनों स्ट्रक्चर और ये दोनों स्ट्रक्चर ऑलवेज सेम। मीन्स कहेंगे यहां जो 4 स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑलवेज सेम है। पहले इतना लिख लो, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले इतना को लिखो। ये 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना, यहां थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन देखोगे कैसा होगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिया, थर्ड क्वेश्चन ये मैंने कुछ इस तरह से लिया, ये ऐसा, ये ऐसा लिया। इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल बनाना है, तो ध्यान देना, इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल बनाना है तो एक को फ्रंट कार्बन मानो और इसको बैक। तो यहां फ्रंट मानते हो तो इस फ्रंट के साथ 2 CH3 ग्रुप है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये CH3 और इसके साथ H है तो H को इस तरह से। ध्यान देना, इसके बैक में ये है, बैक में ये, और इसके साथ एक इथाइल है एक मिथाइल। तो ध्यान देना, ये दोनों ग्रुप बल्कि में सेम ही है, तो इसके अपोजिट इस साइड ध्यान देना, इधर मैं C2H5 रख रहा हूं, C2H5, और इस साइड मैंने रखा CH3 और इस साइड H। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल। अगर आप इस कार्बन से स्टार्ट करते हो यहां से, तो इसको अगर मैं फ्रंट मान लूं, ये फ्रंट, तो फ्रंट कार्बन में देखना एक इथाइल है और एक मिथाइल है। मैंने ऐसा कहा कि यहां एक इथाइल, एक मिथाइल, एक H लिया। ध्यान देना, इस बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड बल्कि, दोनों का बल्कीनेस सेम ही है, तो आप अपोजिट साइड इधर आप रख दो CH3, और एक CH3 को आप इस साइड रखो या इस साइड, CH3 ये CH3, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ध्यान देना, ये ऐसे बना सकते हो। ध्यान देना, फोर्थ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां मैंने ऐसा लिया और यहां मैंने ऐसा रख दिया। इसका मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल बनाना है, कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले इसको अगर फ्रंट मानते हो तो इसको फ्रंट मान लो। इसमें एक इथाइल है तो इथाइल ग्रुप को आप ऐसे लगा दो, एक मिथाइल है ऐसे दे दो, एक H ऐसे। ध्यान देना, इसके बैक में ये है, बैक वाला कार्बन नीचे है, नीचे बल्कि ग्रुप, तो इस दोनों ग्रुप में ये बहुत बल्कि है, तो बल्कि के अपोजिट बल्कि लगा दो, ये बल्कि लगा दो। एक CH3 है तो यहां देखो, इस CH3 इस बल्कि के अपोजिट इधर आपको CH3 मिलेंगे और इधर आपको H मिलेंगे। ये स्टेबल कॉन्फिगरेशनल होगा। ध्यान देना, फोर्थ के बाद अगर मैं 5 स्ट्रक्चर देखूं तो ये ऐसा है, यहां पे मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लाया, और इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन में स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल अगर पूछ ले तो कैसे देखोगे? ध्यान देना, इस कार्बन पे 2 इथाइल है, यहां पे कहोगे कि यहां पे 2 इथाइल, एक ऐसा दिया एक ऐसा, एक H लगा दिया, 2 इथाइल एक H। ध्यान देना, इसके बैक साइड में जो कार्बन है, यहां बैक, इसमें इथाइल बल्कि है, तो इस इथाइल को कहां पे रखेंगे? सुनना, इस इथाइल को आप कहोगे इधर रखोगे या इधर, मीनिंग सेम ही होगा। तो यहां पे कहेंगे एक इथाइल को अगर इधर रख लिया तो एक मिथाइल को आप इधर रखोगे और एक H को ऐसे रखोगे, ये स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आएंगे। ये 5 हुआ। 5 के बाद अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं, 6 के बारे में यहां 6 के बारे में, 6 में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे देखना, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है ऐसा है, यहां पे कहोगे ये कुछ ऐसा, थोड़ा सा और एक बल्कि ग्रुप इसमें लगाता हूं, इसको ऐसे लगा दिया। सुनोगे, इसका जब हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाएंगे सुनना, तो आप कहेंगे 6 में इसको फ्रंट कार्बन मान लो। इसको जब फ्रंट मानोगे तो इसमें आप कहना
ये ऐसा है, ऐसा, ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ये हुआ। 2 इथाइल है, दोनों को मैंने ऐसा दिया, एक H दिया। सुनना, ये दोनों बल्कि है तो इसका दोनों बल्किनेस सेम ही है, ये और ये बल्किनेस सेम ही है, दोनों बड़ा ग्रुप ही है। तो इसके अपोजिट साइड बल्कि ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप को आप इस कार्बन के साथ, ये बैक वाले कार्बन के साथ ऐसे लगा दो, इधर तुम्हारा CH3 हो जाएगा और इधर तुम्हारा H आ जाएगा। ये तुम्हारा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल होगा। ये 6 हुआ। 6 के बाद 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 के बाद और 1-2 क्वेश्चन। 6 के बाद एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 7th। यहां मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th के बारे में ध्यान देना। अगर मैं यहां 7th अगर देख लूं, 7th तो एक मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, ये कुछ इस तरह से बनाया, C यहां पे ऐसा बनाया, इसको ऐसा बनाया। इसका मैं पूछ रहा हूं कॉन्फॉर्मेशनल में स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल कौन सा होगा। ध्यान देना, इसको फ्रंट मान लो, तो इसका जब कॉन्फॉर्मेशनल बनाओगे तो इसको फ्रंट माना, फ्रंट में बड़ा वाला ये है तो इसको मैं कुछ इस तरह से लगा दूं। यहां पे कहना एक CH3 है, एक H है, ये फ्रंट, ये बैक साइड। इस बैक वाले पार्ट में देखना बल्कि कौन सा है, ऊपर या नीचे। ये ऊपर वाला मोर बल्कि है और मोर बल्कि में ये कुछ इस तरह से है। और ध्यान देना, ये जो बल्कि है इस बल्कि ग्रुप, ये फ्रंट वाले के अपोजिट साइड इसको लगाना, ये ऐसा, और इसके साथ H है, अगर ऐसा लगा देते हो तो ये मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आएंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं कुछ रिंग कंपाउंड के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में बातचीत करता हूं। पहले इतना लिख लो, उसके बाद ये तुम्हारे 7th आए हैं। 7th के बाद हम 8 के बारे में बातचीत करेंगे। 7th के बाद 8 में अगर हम 8 के बारे में बातचीत करते हैं, 8 के बारे में, तो मैंने बोला कि यहां कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना है। ये 4 मेंबर रिंग और इसके साथ है तुम्हारा CH, और यहां पे मैं कह रहा हूं CH3 और ये CH3 ऐसा है। इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना है। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके और इसके बीच रोटेशन को दिखा दूं, तो अगर मैं फ्रंट में मैं इस कार्बन को लिया तो आप कहेंगे कि ये फ्रंट वाले कार्बन के साथ 2 CH3 है, ये CH3, ये CH3 है और इसमें एक H भी है। अगर ये फ्रंट लिया तो ये आपका बैक होगा, बैक वाले कार्बन के साथ 4 मेंबर, बैक वाला ये है तो 4 मेंबर इस दोनों बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड। ध्यान देना, ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। नीचे का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस टाइप से, और ये स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल होगा। 8 के बाद 9th के बारे में बातचीत अगर करते हैं तो मैंने यहां पे लिया 4 मेंबर रिंग, CH, ये तेरा C2H5 और यहां पे मैंने लिया CH3, ऐसा लिया। अगर मैं इसको फ्रंट मान लूं तो ये आपके बैक आ जाएंगे, ये फ्रंट तो ये बैक, या ये फ्रंट तो ये आपके बैक आएंगे। तो ध्यान दोगे, अगर फ्रंट कार्बन को देखूं तो एक तुम्हारा C2H5 है, एक CH3 है और एक यहां पे H है। बट बैक वाले कार्बन के साथ 4 मेंबर रिंग है तो यहां पे कहेंगे पीछे वाला 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, यहां पे आप कहेंगे 4 कार्बन और इसके साथ एक जो H है ये इस साइड आया और इसके साथ जो एक H आएगा वो इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना। इसके बाद मैं एक 10th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। 10th में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का
ये 4 मेंबर रिंग, यहां भी मैं कहूंगा ये 4 मेंबर रिंग। सुनोगे? तो जब दोनों रिंग कंपाउंड हो तो एक को फ्रंट मानो, एक को बैक मानो, किसी एक को फ्रंट दूसरे को बैक। ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये अगर फ्रंट है तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐसे है, ये ऐसा हुआ। 1 मिनट थोड़ा सा सुनना, इसको ठीक ढंग से सॉल्व करना। यहां पे कहना ये ऐसा है, इस कार्बन के साथ ध्यान देना, ये कार्बन ये वाला है, इसके साथ 4 मेंबर रिंग, ये 4, इसके साथ एक H। इसके बैक वाला जो कार्बन है इसके साथ जो मोर बल्की ग्रुप है, इस दोनों बल्की का अपोजिट आएगा। तो आप कहेंगे कि यहां भी एक 4 मेंबर रिंग बना लो, ये ऐसा होगा और ऊपर H दे देना। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। पहले इतना लिख लो, उसके बाद कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में हम गॉच इफेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। गॉच इफेक्ट, गॉच इफेक्ट है क्या, पहले इतना को लिख दो। अब हेडिंग देना गॉच इफेक्ट। यहां हम बातचीत करेंगे गॉच इफेक्ट के बारे में। गॉच इफेक्ट, गॉच इफेक्ट किसको कहेंगे? गॉच इफेक्ट, ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया हूं कि गॉच पोजीशन कहेंगे ये 60 डिग्री एंगल पे अगर 2 टॉर्शनल स्टेन आ जाए या इफ बल्की ग्रुप प्रेजेंट इन 60 डिग्री एंगल देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड गॉच इफेक्ट। तो यहां पे एक्चुअली में कहा गया है गॉच इफेक्ट के बारे में कि रिपल्सन ऑफ लोन पेयर इन टॉर्शनल स्टेन विल बी 0। तो आप कहेंगे, यहां पे मैं बातचीत करूंगा तो रिपल्सन, REPUL, रिपल्सन ऑफ लोन पेयर विल बी 0। लोन पेयर का रिपल्सन 0 होगा। इन केस ऑफ टॉर्शनल स्टेन, यहां पे मैं कहूंगा इन केस ऑफ टॉर्शनल स्टेन, TORSIONAL, टॉर्शनल स्टेन के बारे में बातचीत करूंगा तब, टॉर्शनल स्टेन के बारे में बातचीत करूंगा तब। तो इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू गॉच इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू गॉच इफेक्ट, लोन पेयर present in gauge position will be more stable. According to gauge effect, lone pair present in gauge position, या आप कहेंगे मोस्ट बल्की ग्रुप, BULKY, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट इन गॉच पोजीशन ऑफ लोन पेयर दैट कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, दैट compound will be more stable। तो ध्यान देना, यहां जो गॉच इफेक्ट है आप कहेंगे उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के लिए होगा
जिसमें आपका लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं गॉच इफेक्ट ओनली पॉसिबल, गॉच इफेक्ट ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल दोज कंपाउंड they have lone pair, they have lone pair, lone pair means आप कहेंगे कि जो बल्कि ग्रुप हो वो अगर किसी भी कंपाउंड में, मोस्ट बल्कि ग्रुप हो अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर के 60 डिग्री पे आ जा रहा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। गॉच इफेक्ट यही बताता है। पहले आप इतना को लिख लो। इतना को लिखने के बाद अब मैं इस पे कुछ प्रॉब्लम करता हूं। इसमें मैं कह रहा हूं राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल, मैं कह रहा हूं राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्मेशनल या कॉन्फॉर्मर्स ऑफ कंपाउंड, ध्यान दोगे। पहला जो तुम्हारा है यह है CH3 CH2 NH2 के बारे में। तो ध्यान देना यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन मानेंगे तो नाइट्रोजन को ऐसे मान लो एक लोन पेयर, ये ऐसा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ध्यान देना इसको अगर बैक मानते हो तो इसके 2 हाइड्रोजन होंगे और एक CH3 मिलेंगे। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में CH3 बल्कि है, तो बल्कि ग्रुप को गॉच के 60 डिग्री एंगल पे लगा दो। तो आप कहोगे कि मैं इस साइड लगा दूं या इस साइड लगा दूं, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो आप कहोगे कि इस साइड CH3 लगा दूं तो इस साइड H और ये H आएगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इस CH3 को आप इस साइड भी कर सकते हो, ये जो CH3 है इसको इस साइड ले आओ तो वो भी CH3 लोन पेयर के 60 डिग्री एंगल पे आएंगे। तो आप कहेंगे ये H, यहां पे कहना H, ये CH3, ये H और ये H मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो ध्यान देना इस दोनों की जो स्टेबिलिटी होगी सेम मिलेंगी। यहां आप कहेंगे ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये 1 हुआ। मैं दूसरा के बारे में बातचीत करता हूं, सेकंड के बारे में। जैसे CH3 CH2 N CH3 और H लिया, ध्यान देना यहां भी लोन पेयर है। तो इसका जब मैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाऊंगा तो इसको अगर मैं फ्रंट मान लूं, इसको बैक मान लूं, तो अगर मैं इसको फ्रंट मान लेता हूं तो फ्रंट पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर, एक लोन पेयर दिया और एक CH3 है और एक तुम्हारे H है, ये फ्रंट वाले। इसके बैक में 2 हाइड्रोजन एक CH3। तो ध्यान देना CH3 अगर बल्कि है तो बल्कि ग्रुप को लोन पेयर के 60 डिग्री पे लगाएंगे और ये H और एक H, ये इस टाइप से हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि CH3 को इसी साइड, आप इस साइड भी लेके आ सकते हो। अगर इस साइड लाते हो तो N के साथ लोन पेयर दिखाई देंगे, इधर तुम्हारा CH3 होगा, ये H होगा, यहां पे कहेंगे ये CH3, इस साइड H और इस साइड H होगा। आप कहेंगे इस दोनों की स्टेबिलिटी सेम मिलेंगी। यहां पे कहेंगे थोड़ा सा सुनना, नहीं स्टेबिलिटी सेम नहीं मिलेगी बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो तीसरा जो मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं ये CH3 CH2 N CH3 CH3, सुनना इसके साथ अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन मान लूं N, तो यहां पे आप कहना कि ये लोन पेयर है
इधर CH3, इधर आपका CH3, ध्यान देना ऐसा होगा। अब इसमें अगर मैं बातचीत करूंगा, थोड़ा सा सुनना, ये इसमें एक तेरा CH3 है और 2 हाइड्रोजन है, तो CH3 आप इस साइड लगाते हो या इस साइड, किसी साइड, क्योंकि ये भी दोनों सेम ही ग्रुप है, तो आप CH3 को इधर लगा लो या इधर लगा लो, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। तो आप कहेंगे CH3 इधर H और इधर H लिखोगे, ये मीनिंग सेम ही मिलेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये 3 हुआ है। 3 के बाद नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, 4th के बारे में। ध्यान देना, अगर मैं 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं कि CH3 CH2, यहां पे मैं कह रहा हूं ये CH2 N CH2 CH3 और इस H के बारे में बातचीत करूं, या यहां पे मैंने CH3 ले लिया, इसके बारे में डिस्कस करूं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, इसको अगर फ्रंट कार्बन मान लो और इसको बैक, फर्स्ट वाले को फ्रंट, तो यहां पे N देंगे, N के साथ एक लोन पेयर है, लोन पेयर डाल दो। यहां पे देखना 2 बल्कि ग्रुप है, एक C2H5 और यहां पे एक CH3 मिलेंगे, बट इस दोनों बल्कि ग्रुप में ये तुम्हारा मोर बल्कि है, मोर बल्कि, और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ये लेस बल्कि है। लेस बल्कि मतलब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। ये जो बैक वाला कार्बन है सेकेंड, इसके साथ एक C2H5 है, तो C2H5 यहां मोर बल्कि है, तो इस मोर बल्कि के अपोजिट साइड C2H5 को रखना। तो आप कहेंगे इस साइड C2H5 रख लेते हो और इधर H रखते हो और इधर H रखते हो, तो ये चलेगा, ये स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल होगा। 4th के बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, लास्ट। ध्यान देना, अगर मैं 5 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि CH3 CH2, ये CH2N, और इस पॉइंट पे मैं अगर कह दूं कि CH2 CH3 और इस पॉइंट पे CH3 लोन पेयर है, इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, स्टेबल इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन पहले देखना, इसको मानना फ्रंट कार्बन और इसको बैक। फ्रंट कार्बन में ये फ्रंट कार्बन, इसका साथ देखना है कि एक लोन पेयर है, लोन पेयर को ऐसे लिखना। इस लोन पेयर के साथ एक तुम्हारा है ये C2H5 और ये CH3, ऐसा है। इस दोनों में मोर बल्कि ये है, लेस बल्कि ये, तो ये जो बैक साइड वाला कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक C2H5, तो मोर बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड मोर बल्कि ग्रुप को लगाएंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये मोर बल्कि है, तो इस मोर बल्कि के अपोजिट साइड लगाना, ये C2H5, और ध्यान देना यहां पे 2 हाइड्रोजन है, एक ऐसा लगाना एक ऐसा लगाना। सुना, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं यहीं पे, 5 के बाद 6 क्वेश्चन। यहां पे मैंने बोला कि CH3 CH2 CH, ये CH3 N, ये तेरा CH2 CH3, और यहां पे अगर मैं CH3 लिया और लोन, यहां पे एक लोन पेयर रख लिया, इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ध्यान देना, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन को फ्रंट में मानना, यहां पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर लगा देना, एक C2H5 है, एक CH3, इधर मैंने C2H5 दिया, तो इस साइड मैंने, कोई जरूरी नहीं है कि C2H, आप इधर भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने C2H5 इस साइड दिया, कोई जरूरी है आप इधर भी दोगे तो मीनिंग सेम ही होगा, बट पहले देखो कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तुम्हारे सेकेंड वाला जो कार्बन है, ये आपके बैक कार्बन है, और बैक कार्बन के साथ 2 ग्रुप है, एक इथाइल एक मिथाइल।
तो ध्यान देना, इस बल्की ग्रुप के अपोजिट, इस दोनों में से कोई जो बड़ा बल्की ग्रुप हो, यहां पे मैं कह रहा हूं बिग बल्की ग्रुप, या आप कहेंगे ये मोर बल्की है, मोर बल्की, या आप कहेंगे, और यहां पे कहेंगे इसको बिग बल्की भी कह सकते हो, और इसको कहोगे लेस बल्की। अब ध्यान देना, बट इसमें देखोगे तो ये मोर बल्की और ये तुम्हारा लेस बल्की, लेस बल्की। तो मोर बल्की फर्स्ट कार्बन का, फ्रंट कार्बन का, ये सेकेंड कार्बन का मोर बल्की ग्रुप अपोजिट साइड। तो यहां पे कहना कि ये C2H5 ये ग्रुप इधर, और ये CH3 भी बल्की है, तो लोन पेयर को 60 डिग्री गॉच पे रखोगे, CH3 और इधर H रखोगे, तो ये आपका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आएगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। ये 6 हुआ, इसमें भी मैं 10 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। 6 हुआ है, 4 और कर लेंगे। 5, 6, 7th के बारे में बातचीत करता हूं। 7th में ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करूंगा तो मैं H2O2 के बारे में बातचीत करूंगा, H2O2 के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां अगर बातचीत करोगे ऑक्सीजन, ये लोन पेयर है, ये ऐसा ऑक्सीजन लोन पेयर, ये तुम्हारा ऐसा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में स्टेबल दिखाना है। जैसे इसको मैं फ्रंट मान लूं, ये बैक, तो ये फ्रंट है और ये ऑक्सीजन है, और इसमें 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये ऐसे है, और इसके साथ एक H भी है, ये इस टाइप से है। अब ध्यान देना कि इसमें तो आप कहेंगे कि लोन पेयर रिपल्सन किसी टॉर्शनल स्टेन के साथ 0 करता है, तो इसके नीचे जो तुम्हारे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ध्यान देना, थोड़ा सा इसको ठीक से देखना। यहां मैं अगर बातचीत करूंगा तो अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन ले लूं, तो ऑक्सीजन में 2 बल्कि लोन पेयर है, ये लोन पेयर, और एक H है। ध्यान देना, ये तुम्हारे और इसके अंदर में जो ऑक्सीजन है, इस लोन पेयर, ये फ्रंट है, और इसको अगर मैं बैक मान लूं, तो ये अगर फ्रंट है और नीचे वाले को मैं बैक मान रहा हूं, ये नीचे वाले बैक, तो ध्यान देना, यहां पे मैं H कहूंगा तो यहां पे कहना लोन पेयर आएंगे, यहां पे लोन पेयर, और यहां भी आप कहेंगे कि ये लोन पेयर अगर इस टाइप से मिल जाए, लोन पेयर, तो आप कहेंगे ये स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल होगा। फ्रंट में 2 लोन पेयर, और यहां देखो ये हाइड्रोजन, ये भी रिपेल नहीं करेगा, ये भी रिपेल नहीं, और इस हाइड्रोजन का ये भी रिपेल नहीं करेगा, ये भी रिपेल नहीं करेगा। दूसरा मैं अगर बातचीत करूं कि CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये CH3, इसका मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल बनाने के लिए, तो ध्यान देना, पहले मैं इस यहां पे फ्रंट माना, फ्रंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहां पे देखना 2 लोन पेयर, एक CH3, यहां भी 2 लोन पेयर, एक CH3, तो 2 लोन पेयर को ऐसे लगा दो, 1, 2, और इसमें एक CH3 लगा देते हैं, यहां पे एक CH3 लगा दिए। ध्यान देना, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, इसको अगर फ्रंट माने तो ये बैक है, बैक वाले में ध्यान देना ये बल्की ग्रुप, तो कहा गया है कि बल्की ग्रुप को लोन पेयर के 60 डिग्री एंगल पे रखो। अगर यहां पे CH3 बल्की है, अगर यहां पे लगाते हो तो इस दोनों में रिपल्सन होगा, तो यहां पे आप कहोगे कि ऊपर एक CH3 लगा देंगे, और इस साइड यहां पे आप कहेंगे कि ये H, यहां पे कहेंगे लोन पेयर, और यहां पे अगर ऐसे कहते हो लोन पेयर, तो ये आपके स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आ जाएंगे।
7 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद मैं एक और स्ट्रक्चर ले लेता हूं, 8 नाइन्थ में मैं कहूंगा CH3O OH। सुनना, ये इसमें से आप कहेंगे कि ये फ्रंट है, इसमें ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर को लगा दिए और एक CH3 को लगा दिए, यहां पे CH3 को लगा दिए। बट इसके रिस्पेक्ट में लोन पेयर रिपल्सन 0 करेगा। तो लोन पेयर के बारे में चर्चा, तो लोन पेयर को इसके बल्कि ग्रुप, सुनना, ये फ्रंट ये बैक, इसमें H है जो रिपल्सन कर सकता है, तो H को लोन पेयर के 60 डिग्री यहां पे रखेंगे तो ये दोनों में रिपल्सन, और यहां पे ऐसे अगर दे दो तो आप कहेंगे इसका ये स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल होगा। ध्यान देना, 9th के बाद एक मैं 10th ले रहा हूं कि CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां मैं कह रहा हूं C2H5, इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल। यहां पे देखो 2 लोन पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर है। आप कहोगे इसमें जब कॉन्फॉर्मेशनल बताऊं तो ये ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहां पे एक CH3 भी है, आप इसको CH3 मान लो। ध्यान देना, इसके नीचे एक ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन में लोन पेयर रिपल्सन नहीं करेगा, रिपल्सन करेगा C2H5। तो C2H5 को वहां रखना होगा जहां रिपल्सन करे ही नहीं, तो उसको 60 डिग्री एंगल पे रखेंगे लोन पेयर को, ड्यू टू गॉच इफेक्ट के कारण। तो अगर यहां पे रखते हैं C2H5 को तो C2H5 CH3 में रिपल्सन, यहां भी रखते हैं तो C2H5 CH3 में रिपल्सन होगा। अगर मैं इसी C2H5 को इस साइड रख लें तो आप कहेंगे इस दोनों में रिपल्सन करेगा ही नहीं, लोन पेयर रिपल्सन नहीं करता है, तो एक लोन पेयर इधर दे दूं, एक लोन पेयर ये दे दूं, तो ये स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आएंगे। चलिए, इतना लिखने के बाद 10th प्रॉब्लम बताए हैं। आज आपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में पढ़े हैं और गॉच इफेक्ट के बारे में पढ़े हैं, और इतना पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लिक कंपाउंड, और जिसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, और उसमें सिस और ट्रांस के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज यहीं पे मैं अपना क्लास रोक रहा हूं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे।